नमस्कार, हमारा नाम है श्रीवास्तव और हम स्वागत करते हैं आप सभी का राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के मंच पर। साथियों, आज हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया की यूथ विंग के नेशनल प्रेसिडेंट गुलशन तिवारी जी। गुलशन जी, स्वागत है आपका। साथियों, गुलशन जी अपनी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और इस पार्टी की विचारधारा से शुरू से जुड़े रहे हैं और सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। इसके सभी आंदोलनों में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उसकी अगुवाई की। गुलशन जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं और ये जो सत्र आप सबके सामने है, भेंटवार्तानुमा साक्षात्कार सत्र, ये आप सभी को पार्टी की नीतियों से, पार्टी की कार्यप्रणाली से, पार्टी की सोच से, पार्टी की दिशा दशा से अवगत कराने के लिए। तो ज्यादा भूमिका न बांधते हुए सीधे गुलशन जी से ही सुनते हैं। गुलशन जी, सबसे पहले तो एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है और आज जब हम हर तरफ देखते हैं कि लोग निजी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए ही दौड़ते रहते हैं, उसके लिए ही जुगत भिड़ाते रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि राजनीति में आने का, राजनीति में आगे बढ़ने का सबसे सरल तरीका यह होता है कि किसी तरह जन या धन बल जुटाकर किसी प्रतिष्ठित पार्टी से, किसी स्थापित पार्टी से जिसकी लहर भी चल रही हो, उसमें जुड़ जाया जाए, उससे टिकट किसी तरह से ये प्रकरण हासिल किया जाए और किसी तरह किसी सदन में अपनी नुमाइंदगी मौजूद दर्ज कराई जाए। इसकी बजाय आप सभी लोगों ने झोला उठाकर एक नई पार्टी बनाने का ये जो रास्ता चुना है, क्या सोच रहे हैं इसके पीछे? देखिए, सवाल आपके सवाल में 2-3 प्रश्न हैं, मैं बारी बारी जवाब देने का प्रयास करता हूँ। पहला एक कि आपने पूछा कि राजनीति में ज्यादातर उन लोगों का बोलबाला है जिनके पास जन बल है, धन बल है या मतलब पर्याप्त संसाधन है, तब वो राजनीति में प्रवेश पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो आजादी से लेकर के अब तक की परिपाटी रही है, वो केवल यही रही है कि पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। हम लोग देखना यह है कि व्यक्ति अपने जीवन से चाहता क्या है जी। तो हमारी जो इंटरनल कानून है वो यह है कि हम लोग राजनीति को सेवा का एक जरिया मानते हैं जी। अगर देखिए तो किसी भी क्षेत्र में आप जाकर, अगर किसी भी क्षेत्र में आप हैं तो आप सेवा ही कर रहे हैं जी। आप चाहे किसी सर्विस में हैं या अगर छात्र जीवन में है तो भी आप सेवा ही कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में जाकर के आप लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। तो जब आप उस ओहदे पर पहुंचते हैं और इतने अच्छे अवसर को प्राप्त करके आप क्या करते हैं कि केवल पैसा कमाने में लग जाते हैं। तो पैसा तो बहुतों ने कमाया, लोग कमाते हैं, चले जाते हैं, इतिहास उनको याद नहीं रखता। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो लीक से हटकर कार्य करते हैं और जनता उनको याद रखती है जो उनके लिए काम करता है। जैसे कि हमारे देश के महापुरुष, उनकी कोई उम्र नहीं है, उनके जाने के बाद भी आज वो हमारे दिलों में वास करते हैं। कारण उन्होंने ऐसा काम किया है कि हम उसको भुला नहीं सकते। तो हम लोग भी राजनीति को एक सेवा का जरिया मान करके आए हैं जनता के बीच और लगातार जन समस्याओं को लेकर के, जिन विषयों से जनता पीड़ित है उसको लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं। 7 दिसंबर 2018 को आपकी पार्टी की स्थापना हुई। आपने पहला चुनाव जो लड़ा 2019 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों ने कंटेस्ट किया। जनता की क्या प्रतिक्रिया रही और उससे आप लोगों को क्या सबक मिला? क्योंकि अभी हमारा शुरुआती दौर रहा, एक नई पार्टी होने के नाते हमारे पास तमाम समस्याएं थी। एक तो संसाधनों की समस्या, संसाधनों की समस्या को नकारा नहीं जा सकता है लेकिन वो कभी आड़े नहीं आता जी। अगर वास्तव में आप पब्लिक के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, तो आज नहीं कल वो आपको जगह देगी अपने हृदय में, और जब जिसका जनादेश बढ़ेगा, जिससे पब्लिक जुड़ती है, वही आगे जो है सफलता हासिल करता है। हमारे लिए सत्ता मिलना न मिलना ये विषय नहीं है, हमारे लिए सेवा का विषय है कि अगर हम सेवा करेंगे तो जनता हमें चाहकर भी नहीं नकार पाएगी। तो आपने पूछा कि हमारा जो रिजल्ट चुनाव का क्या रहा, तो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसको, जैसे लोकतंत्र का महापर्व रहा 2019 में लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने लड़ा, तो लोकसभा चुनाव में हम लोग अपनी विचारधारा को लेकर के जनता के पास गए जी। बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली लेकिन प्रशंसा जरूर हुई। हम प्रतिद्वंदी
एक अच्छा फाइट नहीं कर पाए चुनाव में, लेकिन लोगों का ये सराहना जरूर मिला कि देखिए आप जो है एक नई परिपाटी शुरू कर रहे हैं, एक नई अलग जगह रहे हैं जहां देश में लोग जो है जाति की राजनीति कर रहे हैं, वर्ग पंथ संप्रदाय की राजनीति कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा लेके आए हैं जो आप सबके बारे में सोच रहे हैं। आप आरक्षण हटाने की बात करते हैं, आप एट्रोसिटी एक्ट हटाने की बात करते हैं, तो हम लोगों को सराहना मिली, जिससे हम लोग का मनोबल बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और विधानसभा चुनाव में भी प्रतिभाग करने का हमारा यही था कि हम अपनी स्थिति को नहीं देख रहे हैं कि हमारी ताकत कितनी है। जरूरी हमें अपने संसाधनों का पूरा आकलन है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है विजय या पराजय से परे जाकर मजबूती से लड़ाई किया जाए और जनता के लिए संघर्ष किया जाए। आगे उसके परिणाम ईश्वर की कृपा। जातिगत आरक्षण और SC/ST एक्ट, ये आपकी पार्टी के दो प्रमुख मुद्दे रहते हैं। आप इन पे अक्सर खुलकर बात करते हैं, लेकिन जब हम जनता के बीच बात करते हैं, जन आंदोलनों में बात करते हैं, तो बात उतने ठीक तरीके से, उतने प्रभावी तरीके से शायद कभी कभी नहीं पहुंच पाती है। मैं आज आपसे चाहता हूं कि इन मुद्दों पर खुलकर अपनी पार्टी की जो राय है, जैसे आप इस बात को तो मानते ही हैं कि हमारे समाज में आज भी ऐसे तबके हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित हैं। आज भी बहुत जगहों पे बिजली अब जाकर पहुंच रही है, सड़कें नहीं पहुंची हैं, बाढ़ में वे स्थान टापू बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें किसी प्रकार की सुविधा की तो आवश्यकता होती ही है। आप आरक्षण हटाने की बात करते हैं, SC/ST एक्ट हटाने की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इन दोनों प्रश्नों को अलग, इन दोनों बिंदुओं को अलग अलग प्रश्न मानकर इन पे खुलकर अपनी पार्टी की अपनी राय व्यक्त करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है जी। और आज मैं प्रयास करूंगा कि जवाब भी ठीक से दूं कि लोगों को ये बात समझ में आए। जी। जैसे ही हम आरक्षण का विरोध करते हैं, एक बड़ा समुदाय या कहें कि जो आरक्षित तबका है जी, वो हमें शत्रु की निगाह से देखने लगता है कि नहीं ये हमारे खिलाफ है जी। और तरह तरह से लोग कमेंट भी करते हैं, सोशल मीडिया पर भी अपनी बात कहते हैं कि ये मनुवादी विचारधारा के हैं, ये लोग मनुवादी हैं, और जो नहीं कहना चाहिए वो भी कहते हैं। पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि हमारी ये बिल्कुल मंशा नहीं है कि समाज का जो इलिट क्लास का व्यक्ति है वही आगे जाए, उसके पास ही सारी सुविधाएं रहें। एक बड़ा समुदाय, एक बड़ा तबका, चाहे किसान हो, चाहे कोई ऐसी जातियां हो, कोई ऐसे संप्रदाय हो जो अंडर प्रिविलेज्ड है, तो उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ ऐसा व्यवस्था कराया जाना चाहिए कि वो मुख्य धारा से जुड़े और अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ा करके सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। लेकिन आरक्षण में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आरक्षण नीति पर छोटी सी एक संक्षिप्त समीक्षा दूंगा कि शुरुआत से ही अगर मैं अपनी बात करूं तो आरक्षण ये जो दिया गया है इससे बिल्कुल भी किसी समझ, इस पूरे देश में जो भी जिस तरह से आरक्षण लागू किया गया है और जो मौजूदा परिस्थिति है, इससे किसी का भी हित नहीं होना है। नुकसान पहले बताता हूं फिर फायदे आपको बताता हूं। नुकसान ये है कि अंतर जातीय कलह इसमें उत्पन्न हो रही है, जातीय वैमनस्यता बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप मनुस्मृति की बात पर बहुत लोगों ने, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं, वो ये कमेंट करते हैं कि जो लोग मनुवादी व्यक्ति हैं, यानी जो मनुस्मृति को मानते हैं, या जो, तो उनका कहना होता है कि ये लोग जो है चाहते हैं कि हम पीछे रहें। बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं, मनुस्मृति में ही लिखा है कि कोई व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता, समाज में वह श्रेष्ठ अपने कर्मों से होता है। जन्मना जयते शूद्र कर्मणा दुष्कृत्यते, शायद आप उसी की बात है। बिल्कुल सही आपने कहा, और इसको मैं हिंदी में बताना चाहूंगा, हिंदी के श्रोता भी हैं, जी सब समझ सके बात को, कि कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपकी मेरिट है, आपके पास टैलेंट है, तो नोबडी कैन पुश यू बैक, कोई भी आपको पीछे नहीं ढकेल सकता। लेकिन आप क्या करते हैं कि एक ऐसा आरोप लगाते हैं कि हजारों साल से हमारा उत्पीड़न हुआ, और उस उत्पीड़न के नाते आज की व्यवस्था में हमको फला फला जगह पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो आरक्षण से जो है हमारे देश में गृह युद्ध की स्थिति पनप रही है, हमारे यहाँ जातीय संघर्ष होने की तैयारी हो रही है और हो भी रहा, इससे तरह तरह के अपराध भी बढ़ रहे हैं। तो
अच्छा, आरक्षण का जो अम्बेडकरवादी वर्जन है, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो आरक्षण के बारे में कहते हैं कि इससे जो अंडर प्रिविलेज्ड तबका है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत अच्छा टूल है, ताकि जो है जो मुख्यधारा से नहीं जुड़े हैं वो भी मुख्यधारा से जुड़े। जी, मैं सरकार से और उन सभी लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर किसी के जीवन स्तर में सुधार करना है तो क्या उसको संसाधन नहीं मुहैया कराए जा सकते हैं? आप वेलफेयर स्कीम्स नहीं दे सकते हैं? सारे संसाधन उपलब्ध कराइए, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, और उसको स्कॉलरशिप के जरिए तमाम ऐसे राइट टू एजुकेशन आप लाए ही हैं। राइट टू एजुकेशन प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, यहां तक कि मैं चाहता हूं ग्रेजुएशन लेवल के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी लागू कर दिया जाए। तो जहां शिक्षा आ जाएगी वहां तमाम विसंगतियां जो समाज की है वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। मेरा मानना है जहां शिक्षा है वहां अपने आप चौमुखी विकास हो जाता है। जी, आपने मनुस्मृति की बात की, मनुवाद की बात की। लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आप संविधान के ऊपर मनुस्मृति को रखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर भी अपनी पार्टी के स्टैंड को साफ कर दें। संविधान और मनुवाद, मनुस्मृति का जो वर्जन है, संविधान की जो बातें हैं, इनके बीच में आप सामंजस्य बिठाना चाहते हैं या आप मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं? कैसे आप इन चीजों को मैनेज करेंगे यदि आप पावर में आए, और इस पर आपकी क्या राय है? इस पर खुलकर अपनी बात है। देखिए, आपने कहा कि हम मनुस्मृति को मानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान को मानते हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि हम दोनों को मानते हैं। वर्तमान व्यवस्था जो चल रही है वो भारतीय संविधान से चल रही है, और हम लोग भारतीय संविधान को मानते हैं, उसे पूजते भी। रही बात मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति का इतिहास आप देखेंगे तो सभ्यता का जन्म ही वहीं से हुआ है। मनुस्मृति ने सभ्य समाज की आधारशिला रखी थी, और हर व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव को देखते हुए उसे उसी तरह के कार्य में नियोजित किया गया, और इस तरह से हर व्यक्ति के टैलेंट को कार्य मिला और उसको पोषण करने का एक एनवायरनमेंट मिला। मनुस्मृति को लोग आंशिक रूप से पढ़ते हैं, उसकी 2-4 पंक्तियां या जो है श्लोक पढ़ करके उसको भ्रामक प्रचार की तरफ ढकेल देते हैं। ईमानदारी से मनुस्मृति को पूरा पढ़िए, आप सारी गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी। SC/ST एक्ट पर आपकी पार्टी का और आपका क्या स्टैंड है? SC/ST एक्ट को लेकर के हमें कहना चाहते हैं कि हमारे देश में सभी अपराधों के लिए दंड व्यवस्था दी गई है। CRPC में, IPC में पूरी व्यवस्था दी गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी को परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, संज्ञेय अपराध करता है, असंज्ञेय अपराध करता है, तो उसकी व्यवस्था दी गई है। तो एक वर्ग विशेष के लिए विशेष कानून बनाया जाना ये बिल्कुल हमें गलत लगता है। और इसका जो एक एलिमेंट है, जो जिसका मैं धुर विरोधी हूँ, कि अगर किसी पर आरोप लगा दिया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है बिना विवेचना के और बिना इस बात की पुष्टि किए कि ये वास्तव में वो दोषी है कि नहीं। एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। 2021 में ललितपुर के विष्णु तिवारी की बात मैं कहना चाहूंगा। उस व्यक्ति पर SC/ST एक्ट और रेप के फर्जी चार्जेस लगाए गए और 20 साल उसको जेल में बिताना पड़ा। जरा सोचिए, 20 साल उसकी जिंदगी के कैसे जेल में बीते होंगे, और वह भी निर्दोष। और 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। तो क्या इसे आप न्याय कहेंगे? क्या इसे न्याय की हत्या नहीं है? एक निर्दोष व्यक्ति काल कोठरी में 20 साल बिताता है, उसके बाद अदालतें कहती हैं कि इसका कोई दोष नहीं, इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। क्या आप वापस दिला सकते हैं जिंदगी के 20 साल? इस 20 साल के दौरान उसके परिवार पर जो बीती, जो मेंटल हैरेसमेंट हुआ, जो सोशल स्टिग्मा उनको फेस करना पड़ा, क्या इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है? तो इसलिए SC/ST एक्ट को हम पूरी तरीके से समाप्त करने के पक्षधर हैं। यही हमारा स्टैंड है। लेकिन जब SC/ST एक्ट को समाप्त करने की बात की जाती है गुलशन जी, तो जो इस परिभाषा के अंतर्गत, जो SC और ST की परिभाषा के अंतर्गत जो समाज आता है, उनका ये कहना होता है कि हमारे लिए जो जातिगत और जो वर्गगत हमें झेलना पड़ता है, कि लोग हमारा अपमान करते हैं, उसके लिए फिर क्या व्यवस्था की जाएगी? अगर SC/ST एक्ट आया, लोगों में इसके लिए जो सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड लोग थे,
जनरल तबका हो, ओबीसी तबका हो, उनके वो भयाक्रांत हो, वे इन चीजों से बचने की कोशिश करने लगे। तो उनका ये कहना है कि अगर एससी और एसटी एक्ट को समाप्त कर दिया जाएगा तो ये जो परिपाटी है फिर से चलने लग जाएगी। उसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे जो इनका आरोप है एससी एसटी एक्ट के जो पक्षधर लोग हैं उनका है कि अगर ये एक्ट समाप्त हो जाएगा तो इस तबके का उत्पीड़न शुरू हो जाएगा जी, और उस वह उत्पीड़न और व्यापक हो जाएगा आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो है। तो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू है। कोई किसी का शोषण करता है तो उसके लिए कानून बने हैं। यह केवल और केवल वो लोग इस एजेंडे को हवा दे रहे हैं जो केवल जाति समुदाय को आपस में लड़वा करके, जब एससी एसटी एक्ट की बात करेंगे तो उनके समुदाय को ये लगेगा कि ये नेता तो हमारे लिए बात कर रहा है, जबकि वह नेता उनका भी कोई हितैषी नहीं है। उसको केवल उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना है और सत्ता में बने रहेगा। तो इससे किसी का लाभ नहीं होना है। हमारे पास तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अगर कोई किसी का उत्पीड़न करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है और भली भांति दिया जा सकता है। ये भी आपने एक बात कही कि जो अंडर प्रिविलेज तबके हैं समाज के, उनके लिए और सहूलियतें दी जानी चाहिए। उनको शिक्षा के, खास करके शिक्षा के और ज्यादा अवसर मुहैया कराए जाने चाहिए। केंद्र सरकार नीट में ओबीसी रिजर्वेशन लेकर आई। आईआईटी के फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि सामान्यतः जो इसका अर्थ निकाला जाता है कि इसमें जो दबे कुचले तबके, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनको एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा, उनको एक सहारा मिलेगा कि वो उच्च शिक्षण संस्थानों तक पहुंचकर और अपने आप को सुदृढ़ अवस्था में पहुंचा सकें, अच्छी पढ़ाई पा सकें। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आरक्षण से देश वैसे ही बदहाल है जी। देश की प्रतिभाओं पर उसका, या कहें कि देश की प्रतिभाएं उसका दंश झेल रही है। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से ओबीसी बिल ला करके 127वें संवैधानिक संशोधन के तहत जी इसमें वृद्धि की गई, एक तरह से ये घोर निंदा का विषय है। हम लोगों ने इसका विरोध भी किया था और उन सभी सवर्णों का हम लोगों ने देखा कि संसद में एक मत होकर के पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों ने जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसको एक मत होकर के पारित कर दिया जी। तो इससे बात स्पष्ट हो गई कि इनको केवल समाज को विभाजित करके अपनी राजनीति को चमकाना है। ये केंद्र प्रकार इन सत्ता में बने रहने की इनकी कवायद है और कुछ नहीं। देश की तरक्की से, देश की मजबूती से इनका कोई लेना देना नहीं। तो आपने नीट और आईआईटी फैकल्टी में रिजर्वेशन की बात की जी। नीट एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है जिसके जरिए डॉक्टर्स बच्चे जो है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में सेलेक्ट होते हैं जी, और उसके बाद जो है वो डॉक्टर बनते हैं जी। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि एक आरक्षण से बना डॉक्टर किसी का इलाज करेगा तो कैसे करेगा। या आप आईआईटी की बात करिए तो अगर आरक्षण से बना कोई इंजीनियर होगा तो उस इंजीनियर की क्या गुणवत्ता होगी। और डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जब आरक्षण की व्यवस्था से चुन करके आएंगे और अभी तो व्यापक रूप से पूरे देश में होंगे, तो जरा सोचिए देश के सामर्थ्य का क्या होगा। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि बैसाखी से चलता हुआ भारत विश्व गुरु बन सकेगा? इसलिए हम इसके पक्षधर नहीं हैं, घोर निंदा करते हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो गुलशन जी, आपकी दृष्टि में वे कौन से तरीके हैं जिनके तहत ये सुनिश्चित किया जा सके कि इन उच्च शिक्षण संस्थानों में वंचित तबके के छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा सके, उनकी उपस्थिति को? मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम आरक्षण के बदले में ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसके जरिए हर वह संसाधन अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन को उपलब्ध कराए जाए। वह तबका एक अम्बेडकरवादी विचारधारा का भी व्यक्ति जो कहता है कि हजारों वर्षों से वनवादियों ने हमारा शोषण किया है, इसलिए वर्तमान आरक्षण व्यवस्था से ही हम उस दंश से उबर सकते हैं। तो उस दंश से उबरने के लिए हमें जो है आरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारे देश का हर व्यक्ति, हर पंथ, हर धर्म संप्रदाय आगे बढ़े
और अगर आगे बढ़ने में उसको कोई अड़चन आती है, जैसे आपने कहा अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन, जी, यानी वह तबका जो संसाधन विहीन है, संसाधनों से वंचित है जी, तो अगर संसाधनों से वंचित है तो आरक्षण देने का कोई औचित्य नहीं है। इससे क्या होगा, समाज में असमानता बढ़ेगी। और जातिवाद की बात करें तो जातिवाद भी बढ़ेगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट भी जारी होगा जी। तो एक तरफ जातिवाद बढ़ेगा, एक तरफ भारत की एकता अखंडता प्रभावित होगी, और दूसरा ये जो वोट बैंक की राजनीति, मतलब बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रोग हैं जो आरक्षण की नीति से पनप रहे हैं। क्या आप जाति की व्यवस्था को समाप्त करने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल जो है, देखिए जाति व्यवस्था जो बनाई गई, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जाति का मतलब और वर्ण का मतलब दोनों अलग अलग है। जी बिल्कुल। वर्ण व्यवस्था जन्म से निर्धारित नहीं होती है। ठीक बात। मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ तो वहां मैं शूद्र हो जाता हूँ, क्योंकि वहां मैं सेवक हूँ। जी। जब मैं अपने बच्चों के लिए कमाने जाता हूँ तो वहां मैं वैश्य हो जाता हूँ। जब मैं अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा होता हूँ तो वहां मैं क्षत्रिय हो जाता हूँ, और जब मैं अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहां मैं ब्राह्मण हो जाता हूँ। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ है। और रही बात जो जाति की बात आप करते हैं, जाति का मतलब है जिस व्यक्ति में उसके माता पिता के गुण हो, जी, उसको कहते हैं या उस जाति का है। जी। तो समस्या हमारे देश में जाति से नहीं है, समस्या हमारे देश में जातिवाद से है। जिस तरह हमारे देश में डाइवर्सिटी है लेकिन यूनिटी भी है। वी envision an Indian society that has unity in diversity। वहाँ यूनिटी है डाइवर्सिटी में भी। तो क्या जब तरह तरह की जातियां हैं तो जातियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या तब आती है जब हम जातिवादी हो जाते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, इस तरह की व्यवस्था है। क्यों ना हम सबका सम्मान करें। बिल्कुल सही। आप अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, हम अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, हर व्यक्ति का अपना महत्व है। और हमारा जो सनातन संस्कृति जो सभ्यता है ये विश्व बंधुत्व को प्रमोट करती है और पूरी वसुधैव कुटुंबकम का नारा देती है। तो जो संस्कृति हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति में ईश्वर है, विश्व बंधुत्व को प्रमोट करती है और जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देती है, वह इतनी संकीर्ण सोच कैसे हो सकती है कि हमारे ही देश के एक तबका, हमारे ही देश के लोग वंचित हो, कमजोर हो। यह बिल्कुल कोई कल्पना है जिनके आरोप है बिल्कुल निराधार और गलत है। गुलशन जी, अभी आपने सनातन संस्कृति की बात की, अभी पीछे मनुवाद का और मनुस्मृति का भी जिक्र आया था। एक आरोप आप पे हिंदूवादी होने का है कि आपकी वैचारिकी में अन्य धर्मों के लिए कोई स्थान नहीं है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले बात तो आपने हिंदू धर्म की है। आज पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सनातन धर्म को ही आज के परिवेश में हिंदू धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म की बात, हिंदू धर्म की बात की जाए तो यह वह धर्म है। सनातन का शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे तो यही है कि इटर्नल फेथ, जो शाश्वत है, जिसका नाम यह अंत है। तो यह धर्म हमको ये सिखाता है कि जो डाइवर्सिटी है पूरे देश में, पूरे समाज में या पूरी दुनिया में, इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि इस प्रकृति के साथ इस दुनिया में कैसे रहा जाए और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा करके अनुकूलन की प्रक्रिया सिखाती है। जो लोग पाखंड कहते हैं कि हिंदू धर्म पाखंड है या तमाम चीजों का आरोप लगाते हैं, उन्होंने शायद इसका वह स्वरूप देखा है जो शायद वेदों द्वारा स्वीकृत नहीं है। तमाम ऐसी चीजें लिख दी गई, पढ़ दी गई जो वेदों के द्वारा, वेदों के प्रकाश में उसको देखा जाए तो सही नहीं बैठती। हमारे यहाँ दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों की ओर चलिए, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर क्यों लौटने का उन्होंने नारा दिया कि तमाम ऐसी कुरीतियां समय के साथ, कोई भी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी बेहतर क्यों ना हो, समय के साथ उसमें विकृति जरूर आ जाती है। बिल्कुल स्वाभाविक। लेकिन सत्य में कभी विकृति नहीं आती। तो वेद ईश्वर द्वारा रचित माने जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जो भी शास्त्र हैं, उसको वेदों के प्रकाश में देखते हैं। अगर वो सही है तभी हम उनको मानते हैं। तो हिंदू धर्म जो है वो मनुष्य के मनुष्यत्व को उत्कृष्ट करता है, उसमें मानवता का सृजन करता है,
उसे एक बेहतर प्राणी बनाता है। और समाज में अभी देखिए एक व्यक्ति को जीवन कैसे जीना चाहिए, एक चीज और सुप्रीम कोर्ट की मैं कोट करना चाहूंगा। 1993 में अयोध्या में राम मंदिर के लिए एक्विजिशन का मामला चल रहा था जी। तो 3 जजेस की बेंच थी और एसपी बारूचा जी उसके चीफ जस्टिस थे। तो उन्होंने भी कहा कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुइज्म जो है एक धर्म केवल धर्म मात्र होकर नहीं, केवल एक धर्म मात्र नहीं है, ये एक जीवन जीने का एक तरीका है जी। तो ये आपको सिखाता है कि आपको कैसे एक बेहतर प्राणी बनना है। हमारे यहाँ मनुष्य के 100 वर्षों को 4 वर्गों में जिस तरह बांटा गया है, प्रथम 25 वर्ष को ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना है, ज्ञानार्जन करना है, विद्यार्जन करना है, 25 वर्ष से 50 वर्ष तक उसको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। तो गृहस्थ को जीना है मतलब बाल बच्चे उत्पन्न करना है, परिवार को समझना है, अपने दायित्वों को समझना है। और उसके बाद वानप्रस्थ है और संन्यास आश्रम इस तरह से है। वानप्रस्थ में आकर जब आप एक गृहस्थ जीवन जी लेते हैं तो आप जो है समाज के प्रति भी चिंतन शुरू करते हैं जी। अब वो जो व्यक्ति, जो राजा हमारे मनुस्मृति में लिखा है, जिस राजा ने ब्रह्मचर्य नहीं किया, जिस राजा ने गृहस्थ नहीं किया, उसको राज व्यवस्था का अच्छा ज्ञान नहीं हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से समाज के लिए एक व्यक्ति के एक बड़े भाग को, जीवन के एक बड़े भाग को अलग कर दिया जाता है कि इसमें आपको समाज की सेवा करनी है जी। अपने लिए नहीं, परमार्थ के लिए जीना है। परम अर्थ क्या है? सनातन बताता है कि मानव जीवन अपने लिए नहीं है, यह उत्कृष्ट कार्य के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए। तो इससे बेहतर संस्कृति क्या होगी? जो आरोप लगाते हैं उनको पहले हिंदुत्व के बारे में हिंदुइज्म के बारे में पढ़ाई करना चाहिए और बिना पढ़े लिखे नहीं बोलना चाहिए। आरक्षण के विषय पर वापस लौटते हुए 2019 में आरक्षण को 10 वर्ष के लिए पुनः बढ़ाया गया जी। उस पर आप लोगों की भी बड़ी तीखी प्रक्रिया रही थी, एक आंदोलनकारी संस्था के रूप में। गुलशन जी, कई लोगों का ये कहना है कि अगर आरक्षण इतना ही आवश्यक है तो इसको स्थायी क्यों नहीं कर दिया जाता? ये इतना गैर जरूरी है, इसको स्थायी करने का सामर्थ्य नहीं है, साहस नहीं है, इसको समाप्त क्यों नहीं कर दिया जाता? वे कौन सी विसंगतियां हैं, वे कौन सी मजबूरियां हैं राजनीतिक दलों की, इसकी इसे बार बार अस्थायी प्रावधान के तौर पर आगे बढ़ाया जाता है? और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में एक आपकी सम्यक दृष्टि क्या है? देखिए, ऐसा है कि आरक्षण का समर्थक एक बड़ा तबका है जी। और खास तौर से तमाम राजनीतिक दल भी हैं जी। आप देखेंगे जब हमारी पार्टी 2018 में आई है लोगों के बीच, तो उससे पहले हम लोगों ने नहीं देखा कि कोई पार्टी मजबूती से आरक्षण और SC/ST एक्ट के मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रही है। एक विशेष कारण ये भी था कि हम लोगों ने एक नई पार्टी बनाने का विचार किया। आपका ये है कि क्यों ना इसको समाप्त कर दिया जाए या स्थायी कर दिया जाए। स्थायी इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि आरंभ में देखिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो था वो केवल 10 साल के लिए दिया गया था। तो 10 साल के लिए दिया गया था, सन 60 में उसको समाप्त हो जाना था जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको बार बार उसको बढ़ाया जाता है। तो जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो अम्बेडकर की ही सुनने को तैयार नहीं, अम्बेडकरवादी लोग अम्बेडकर की ही सुनने को तैयार नहीं है और कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के हम भक्त हैं। आप पहले उनके बारे में ही पढ़ लीजिए तो शायद आपसे तमाम ये जो गलतियां आप करते हैं वो नहीं होगी। तो आरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वंचित तबके को ऊपर उठा नहीं रही है, बल्कि असमानता के नाम पर असमानता की आग में घी डालने का कार्य कर रही है। इसकी व्यवस्था रिप्लेस होनी चाहिए ऐसी व्यवस्था से जिसमें हर वंचित व्यक्ति को, हर वंचित तबके को सारे संसाधन मुहैया कराए जाए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कि उनको आगे बढ़ने के लिए हम आपको चलने के लिए आपको समर्थ कर सकते हैं जी। लेकिन आगे दूरी तय करना, आपकी मंजिल कौन किस तरफ जाना है वो आपको तय करना है। तो हमको जो है इस ओर कार्य करना चाहिए कि वंचित तबके को समर्थ बनाया जाए जी, न कि उसे अपाहिज। आरक्षण देना मतलब व्यक्ति को पूरी तरीके से मानसिक रूप से अपाहिज बनाना जी। गुलशन जी, आप और आपकी पार्टी लगातार ये दावा करती है कि यदि हम व्यवस्था में आए, यदि हम सत्ता में आए तो हम आरक्षण को सिरे से समाप्त करेंगे। प्रक्रिया क्या होगी? सबसे पहली चीज यहाँ पे मूलतः 2 विचार आते हैं। एक तो यह है कि बलात् एक संविधान संशोधन है या समाप्त कर दिया जाए,
तो सीधी सी प्रक्रिया है। दूसरा तरीका है कि लोगों को विश्वास में लिया जाए। आपका तरीका क्या होगा और उसे आप कैसे करेंगे, इस पे आए। ठीक है, पहली बात तो एक बात आप देखिए कि आरक्षण इतने समय से लगातार चल रहा है जी, और 2019 में इसके दायरे को फिर बढ़ा करके 10 साल के लिए आगे कर दिया गया जी। तो मेरा सवाल ये है कि आपने आरक्षण को बढ़ाया तो जरूर जी, लेकिन क्या कभी आरक्षण नीति की समीक्षा हुई और क्या कभी इसकी समीक्षा हुई कि कितने लोग इससे लाभान्वित हुए? 2015 विधानसभा चुनाव के समय सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक बात कही थी कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे, और 2015 विधानसभा चुनाव में भाजपा नीति राजग का क्या हश्र हुआ बिहार में, ये आपने देखा। क्या आपको लगता है कि ये इतना सहज है, इतना सरल है किसी मौजूदा पार्टी के किसी राजनीतिक दल के लिए कि इसकी समीक्षा, और ये क्यों ऐसा हो गया है कि हम समीक्षा की बात भी नहीं कर सकते हैं? देखिए दिक्कत ये है, पहले तो समीक्षा होनी चाहिए जी, और दूसरा हम लोगों ने ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि चुना है जी, कि मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं हो रहा है कि हर साठ पे उर्दू बैठा है, जी, ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है। जी, हम लोगों ने जाति पंथ धर्म संप्रदाय और वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुना, तो जाहिर है वो इस व्यवस्था को समाप्त नहीं होने देंगे। तरह तरह का वो प्रलोभन देंगे, लोगों को लड़ाएंगे आपस में ताकि वो सत्ता में बने रहे। जिस दिन मैं गारंटी आपको दे रहा हूं, जिस दिन आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तमाम सफेद पोष बेरोजगार हो जाएंगे, ये राजनीति से बेदखल हो जाएंगे। तो इसलिए भी नहीं होना चाहिए, समाप्त करना चाहते हैं। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोगों को जब सही बात बार बार कही जाएगी तो सत्य को अस्वीकार कोई नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ बताया गया है सत्यमेव जयते। अगर आप सत्य की राह पर हैं तो पहले तो आपको अकेले चलना पड़ेगा, एकला चलो की नीति अपनानी पड़ेगी, अकेले आपको चलना पड़ेगा, संसाधन भी नहीं होंगे, लेकिन अंततः विजय आपकी ही होगी। इसी को अपना सिद्धांत बनाकर, जीवन दर्शन बना करके हम लोग कार्य कर रहे हैं। जनता के बीच हम आरक्षण नीति की विसंगतियों को लेकर के आएंगे और उससे बेहतर विकल्प लेकर के हम वंचित और शोषित तबके के पास आएंगे। अगर हम पावर में आते हैं, ये भी अगर हम सेंटर में या किसी स्टेट में सरकार बनाते हैं, तो हमारी प्राथमिकता होगी कि शोषित, वंचित और पीड़ित जो तबका है उसके लिए हम लोग बेहतर से बेहतर ऐसी नीति लेकर आए कि उनको हम सारे वो संसाधन उपलब्ध कराएं कि वो आगे बढ़ सकें। जैसे वेलफेयर स्कीम्स में हम इजाफा कर सकते हैं, जैसे कि उनके लिए स्कॉलरशिप अच्छी दी जा सकती है, उनके लिए हायर एजुकेशन तक एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए हमको तमाम मानदंड तय करने होंगे, और लेकिन आरक्षण को रिप्लेस करना है तो उससे बेहतर एक ऐसी नीति हम लेकर आएंगे जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, ना कि मानसिक गुलामी की ओर अग्रसर। मंडल कमीशन, ये 90 के दशक में मंडल कमीशन जब से लागू हुआ, ये यूँ कहें कि इससे पहले जब इसके बारे में बात हुई वीपी मंडल जी की अध्यक्षता में मंडल कमीशन बना, तब से ही देश की राजनीति पे और खासकर उत्तर भारतीय राजनीति पे इसका एक व्यापक असर रहा है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसको लेकर इसके जो पूरी प्रक्रिया है, मंडल कमीशन की पूरी प्रक्रिया है इसके लागू होने की, उस पर और समाज पे इसके प्रभाव पर आपकी क्या राय है? देखिए, मंडल कमीशन जो आया वो मूलतः उसका उद्देश्य ये था कि जो वीपी सिंह की सरकार थी उसमें लागू हुआ, लेकिन 10 वर्ष पहले मोरारजी देसाई की सरकार में इसका गठन हुआ, प्रयास किया गया, और इसका उद्देश्य यही था कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं हमारे देश में, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं, उन जातियों को चिन्हित किया जाए और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था दी जाए ताकि वो भी आगे बढ़े। पहली बात तो आरक्षण की व्यवस्था को मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन इस सिर्फ जातिगत आरक्षण या किसी भी प्रकार का आरक्षण? मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ हूँ। क्या इसमें दिव्यांग भी आते हैं? नहीं, बिल्कुल दिव्यांग भी आते हैं। आप आरक्षण शब्द को ही क्यों मान रहे हैं कि नहीं आरक्षण होगा तभी कोई आगे जाएगा? हमने इसको एक मान लिया है कि नहीं आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने का हम लोगों ने इसको समानार्थी मान लिया है, अवश्य मान लिया है कि ये नहीं होगा तो वंचित तबका आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो पहले तो इस चीज को अपने दिमाग से निकालना होगा। दिव्यांग को आगे बढ़ाने के लिए हम हर वह व्यवस्था दे सकते हैं
किसी भी तबके को आगे बढ़ाने के लिए हम हितकारी योजनाओं के तहत उसको आगे ले जा सकते हैं। आरक्षण नीति अपने आप में पूरे देश में विकृत तंत्र को जन्म दे रही है, हम इसके खिलाफ हैं। आपने मंडल कमीशन की बात की है, तो मंडल कमीशन का पूरी तरीके से, क्योंकि ये आरक्षण को लेकर के बना था, आरक्षण के लिए बना था, तो मंडल कमीशन 97 में लागू हुआ और उसके बाद जिस तरह से जो माहौल बना और एक पिछड़ा वर्ग की राजनीति शुरू हो गई, और पिछड़ा वर्ग की राजनीति बनाम जो फॉरवर्ड क्लास है उसके बाद मंडल बनाम कमंडल की राजनीति जो शुरू हो गई 97 के बाद, इसका ऐसा असर आया कि देश में फिर से वोट बैंक की राजनीति को और व्यापक छा हुई। तो ये बिल्कुल गलत है। हम लोग गुलशन जी, आपकी पार्टी के कार्यक्रमों में, आपकी पार्टी के मंच से अंबेडकर का बड़ा विरोध होता है। डॉक्टर अंबेडकर को आप लोग संविधान निर्माता के तौर पर नहीं स्वीकार करते, आप उनकी प्रासंगिकता से इनकार करते हैं। आखिर डॉक्टर अंबेडकर से, उनकी नीतियों से इतना विरोध क्यों? पहली बात तो हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि राजनीति में किसी व्यक्ति का विरोध नहीं किया जाता है, राजनीति बल्कि विचारधाराओं का युद्ध है। हम लोग किसी विचारधारा का विरोध कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं। स्पष्ट करना चाहेंगे, आपका प्रश्न है कि हम लोग डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता क्यों नहीं मानते। पहली बात तो जिस तरह से उनको मुख्य संविधान निर्माता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता रहा है, हम लोग सत्य को उजागर करना चाहते हैं कि वास्तविकता आखिर क्या है। कोई उस सत्य को एक सब कुछ सामने होने के प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी लोग उससे जो है कन्नी काटते नजर आते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा में लगभग 22 समितियां, उसके इंटरनल कमेटी, तमाम चीजों के लिए अलग अलग कमेटी गठित थी। और जो संविधान की जो ड्राफ्टिंग हुई है, उसका जो खाका तैयार किया है वो बी एन राव ने तैयार किया। तो ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि संविधान का निर्माता कोई एक व्यक्ति है? संविधान की जो है, भारत का संविधान किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत रचना नहीं है। बिल्कुल। उसकी पूरी ड्राफ्टिंग का श्रेय बी एन राव को जाता है और इस बात को स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने अपने स्पीच में, अपने संबोधन में, स्वयं पार्लियामेंट में इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। और इसके बावजूद भी जो उनके अनुयायी हैं वो इस बात से इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि बाबा साहब ने ही जो है संविधान को बनाया। तो हमारा सत्य को आगे लाने का विरोध है कि भाई, अगर आप कैसे कह सकते हैं, जिस सभा में इतने सारे लोग थे, सबका अपना योगदान था, आज वो गुमनामी के अंधेरे में, उनको कोई नहीं जानता। तो हमारा प्रयास ये है कि जो वास्तविक संविधान निर्माता हैं, जिनका सहयोग रहा, जिस तरह से अन्य लोगों का सहयोग रहा, उसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर का भी उनका सहयोग रहा है। लेकिन अगर क्रेडिट की बात की जाएगी, जिसकी ड्राफ्टिंग का श्रेय पूरा बी एन राव जी का है, और जो है इसकी पूरी कमेटी, जो पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर क्रेडिट मिलना ही चाहिए अध्यक्ष के कारण, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिलना चाहिए। एक और प्रश्न आता है, आप पेशे से शिक्षक हैं, आप एक विद्यालय की संस्था से जुड़े हुए हैं। एक बड़ा प्रश्न बार बार उछल के देश के भिन्न कोनों से आता रहता है विरोध का, कि विद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में देवी सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है। पहली बात तो कि इन्हें विद्या की देवी क्यों माने, फिर अगर मान भी लेते हैं चलिए, तो पूजा क्यों की जाए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, माँ सरस्वती को सनातन संस्कृति में विद्या की देवी माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में जिन देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, हम अपने आचार्यों के बताने के अनुरूप ही उनको उसी रूप में पूजते हैं और यह मानते हैं कि उनकी आराधना से, जैसे एक उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जैसे हवा हर जगह है, कुछ लोग मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं। तो उनका एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हवा हर जगह है, लेकिन अगर साइकिल के टायर में हवा निकल जाए तो कोई एक विशेष जगह तो आपको जाना पड़ेगा जहाँ टायर में हवा पड़ जाए। तो उसी तरह मूर्ति पूजा का हमारे यहाँ यही विधान है जो हो रहा है कि मन को एकाग्र कर कर उस स्वरूप को उसमें देखा जाए कि मन का भटकाव ना हो, और माँ सरस्वती को हम लोग
पूजते हैं विद्या की देवी के रूप में, और आज से नहीं आदिकाल से चला आ रहा है और उनकी कृपा हमको मिलती है। इसी के साथ इसीलिए हम लोग उनकी पूजा करते हैं। तो जिनका विरोध है उन लोगों को समझना चाहिए कि हमारे देश में कोई किसी भी धर्म पंथ संप्रदाय को मानता है, वो स्वतंत्र है अपनी आस्था को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी मान्यताओं को लेकर चलने के लिए। जो लोग नहीं मानते हैं उनके साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं की जाती है कि आप पूजा कीजिए। जी, एक प्रश्न इस समय देश में लगभग सभी संस्थानों की तरफ से, व्यक्तियों की तरफ से उठाया जा रहा है, मीडिया की स्वतंत्रता का, मीडिया की कार्यप्रणाली का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया का। मीडिया के इन सभी प्रकारों की कार्यप्रणाली, उनकी शुचिता, उनकी स्वतंत्रता और इन सभी मुद्दों पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मीडिया का जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज उसके स्तर में, गुणवत्ता में गिरावट आई। सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता, एक ही सबको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी पत्रकारिता की अस्मिता को बचाए हुए हैं, जो स्वतंत्र रूप से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ जाते हैं और जो सही खबर है उसको लोगों तक लेकर जाते हैं। हमारे देश में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है जी, और इस चौथा स्तंभ होने के नाते किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी कितनी भूमिका है। अगर पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं होगी तो जरा सोचिए लोगों तक सही बात कैसे पहुंचेगी। और जब लोगों के अवेयरनेस लेवल में इजाफा करना, उनको सरकार की खामियां हुई या जो दैनिक घटनाएं हो रही हैं देश दुनिया में, तो उसको जनता तक पहुंचाने का जिनका कार्य है, अगर उसमें मिलावट होती है, उसमें कोई एडल्ट्रेशन होती है, तो निसंदेह वहां हमारी व्यवस्था विकृत हो जाती है। तो व्यवस्था विकृत हो ना हो इसीलिए पत्रकारों को स्वतंत्र होकर के और अपनी अस्मिता की रक्षा करते हुए इस कार्य को करना चाहिए, एक सजग प्रहरी के रूप में लोकतंत्र के करना चाहिए। आपका प्रश्न रहा कि क्यों गिरावट आ रही है, तो उसके बहुत से कारण हैं कि आज इसको बिजनेस के तौर पर देखा जा रहा है, केवल व्यापारिक बिजनेस का रूप दे दिया है, जिसे कारपोरेट द्वारा हैंडल हो रहा है और गवर्नमेंट के जो लोग हैं वही रियल न्यूज मेकर हो गए और तमाम खबरें जो है पूर्वाभास प्रायोजित हैं। तो इन सब समस्याओं के चलते आज पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है। अब इसमें किसी न किसी को तो अगर मोर्चा संभालना होगा और अपने आप को निष्पक्ष और ईमानदारी से पेश करना होगा, तभी व्यवस्था में सुधार हो सकता है। मुंशी जी, आपने कहा कि कॉर्पोरेट्स मीडिया में स्टेक होल्डर्स हैं, इसलिए न्यूज़ मेकिंग की प्रोसेस में अडल्टरी आ रही है, अडल्ट्रेशन हो रहा है, या गवर्नमेंट इसमें अपना इन्फ्लुएंस डाल रही है। यहाँ पे मेरा काउंटर ये है कि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो टॉप के कंट्रीज हैं उनकी तरफ जाएं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एक्सेट्रा, तो वहाँ पे तो मीडिया को गवर्नमेंट चलाती है, वहाँ का मीडिया अच्छे से काम करता है, बहुत सुचारू ढंग से काम करता है। गवर्नमेंट से पूरी तरह से जो मीडिया का जो चरित्र होना चाहिए वो वहाँ पे खुलकर सामने आता है। आपने कहा कि कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर होते हैं तो दिक्कत होती है। अभी हमने 2020 में एक घटना देखी कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाटक चल रहा था और वहाँ पे उन्होंने कुछ झूठे संदर्भों का प्रयोग किया तो उनका प्रसारण बंद कर दिया गया। लाइव उनका जो भाषण चल रहा था उसका प्रसारण बंद कर दिया, कॉर्पोरेट मीडिया था। तो आपको नहीं लगता कि ये तर्क अपने आप में अधूरा है? अधूरा है। ठीक है, आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। हमने जो बात कही हो सकता है आंशिक रूप से आपको गलत लगे जी, लेकिन जिन देशों का आप हवाला दे रहे हैं उन देशों में मैंने भी अपनी बात पूरी करने से पहले एक बात कही कि किसी न किसी को एक टफ स्टैंड लेना पड़ेगा, वो चाहे पत्रकारिता ले या स्वयं सरकार ले, तो दो ही लोग मेन रोल प्ले करेंगे। तो या तो पत्रकारिता अपने आप में स्टैंड हो, सिर्फ जैसे हमारे यहाँ चौथा स्तंभ इसको माना जाता है, जैसे हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट है, तमाम एजेंसीज हैं जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, काम कर रहे हैं। मैं इस बात पे भी आऊँगा जी, बिल्कुल आइए जी। तो मैं अपनी बात पूरी कर लूँ
तो उसी तरीके से जिन देशों की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ अगर ये व्यवस्था अच्छी चल रही है तो उसका पूरा क्रेडिट वहाँ मीडिया को जो लोग मैनेज कर रहे हैं उनकी पारदर्शिता और उनकी इफिशिएंसी को जाता है। वो चाहे मीडिया स्वयं अपने आप में स्वयं को सशक्त रखती हो या फिर गवर्नेंस की ऐसी वहाँ की जो गवर्नेंस है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ या इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है। जैसे आज हमारे यहाँ CBI है, तमाम ऐसी एजेंसीज हैं जिनमें ये माना जाता है कि एकदम फ्लॉलेस है, उन पर किसी का प्रभाव नहीं होता। जी, आपने कहा कि CBI पे किसी का प्रभाव नहीं है। मुझे याद आ रहा शायद ये घटना 2011 की है, तब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी और उसमें ये बात मेंशन थी कि CBI को उसमें पिंजरे में कैद तोते की संज्ञा दी गई थी। मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ कि 2011 की घटना है। अभी आपने थोड़ी देर पहले एकला चलो रे की बात कही थी। टैगोर जी का कथन है, टैगोर जी का गीत रहा है, टैगोर के राज्य बंगाल में चले तो इस समय बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी पर बीते दिनों ईडी की रेड पड़ी और लगभग 50 करोड़ से भी अधिक की नकदी और बहुत सारी संपत्ति बरामद हुई। गुजरात चुनाव में आपके एक्टिव होते ही ये आपका दावा है, आम आदमी पार्टी का दावा है कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी के एक्टिव होते ही, स्टेक होल्डर बनते ही मनीष सिसोदिया पे ईडी का शिकंजा कसने लगा। कुछ नेता दबी जुबान में तो कुछ खुले तौर पे ईडी को नई CBI की संज्ञा देते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि CBI, ईडी और ऐसी सभी जांच संस्थाएं या और ऐसी संस्थाएं जो हमारे देश में कार्यरत हैं वो पूर्णतः स्वायत्त और स्वतंत्र हैं? दूसरी बात, आपने यहाँ में एक प्रश्न को और जोड़ूंगा, लंबा करूंगा। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कही। जब पूर्व CJI रंजन गोगोई जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया तो सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता पर भी, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पर भी प्रश्न चिन्ह लगे। क्या आप मानते हैं कि ये सभी संस्थाएं स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं? और इन प्रश्नों पर फिर जो विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया, उन घटनाओं पर मैं बारी बारी आऊंगा, बात करूंगा। जैसे आपका एक प्रश्न रहा कि CBI स्वतंत्र है या नहीं है। जी, कहने को देखा जाए तो इंडिपेंडेंट एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और उस पर किसी, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट की वो जांच कर रही है तो किसी का प्रभाव नहीं होता जी। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस व्यक्ति को हमने शक्ति देकर बिठाया है सत्ता में, वह चाहे तो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है जी। दुरुपयोग की गुंजाइश होती है जी, और इसीलिए जब व्यवस्था में विकृति उत्पन्न होती है तभी व्यवस्था बदल भी दी जाती है जी। तो सब पावर है तो उसका यूज भी हो सकता है, मिसयूज भी हो सकता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो ये बिल्कुल स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और रंजन गोगोई जी का जो मामला आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं और उनको जो है राज्यसभा में भेज दिया गया, तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ जी। ये सरकार का जो स्टेप रहा है बिल्कुल निंदनीय है। हम लोगों ने इसकी जो है निंदा भी की थी, इसका विरोध भी किया था कि जुडिशरी में अगर इस तरह से होगा तो उनका एक प्रलोभन होगा कि हमें जो पॉलिटिकल क्लास है, जो रियल पावर होल्डर है, एग्जीक्यूटिव है, उसके खिलाफ तक तो आप कोई निर्णय ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उनसे लाभ है। तो हम जो इस दौरान जो भी देश में हो रहा है उसको लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उससे सहमत नहीं है जो हो रहा है, हम उसके विरोध में जी। सही कहा, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न इस समय देश के सामने रोहिंग्या मुसलमानों का, कैसे देखते हैं आप इस समस्या को? भारत के सामने, भारत संघ के सामने और भारतीय राज्यों के सामने इस समस्या को आप कैसे देखते हैं और इसे कैसे टैकल किया जाना चाहिए आपके अनुसार? हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में जो बाहरी घुसपैठ हो रही है और हमारी सरकारें उन लोगों को जिस तरह से प्रोटेक्ट कर रही हैं, शरणार्थियों को शरण देना और उसके बाद उनको डिपोर्ट करना, ये मुझे समझ में आता है। लेकिन एक तरह से उनको
यहाँ की सिटीजनशिप दे देना और अंदर अंदर एक विकृति उत्पन्न करना व्यवस्था में, वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलना, यह बहुत भयावह है। रोहिंग्या इस देश की सिक्योरिटी के लिए, इस देश की सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा है जी। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि जहां कहीं भी है इनको आइडेंटिफाई किया जाए और यथाशीघ्र इनको डिपोर्ट किया जाए। गुलशन जी, आप ये कह रहे हैं कि इनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, इनको देश में शरण नहीं देनी चाहिए। आप सनातन संस्कृति के पैरोकार हैं और जो लोग इस बात के पक्षधर हैं कि रोहिंग्याओं को इस देश में शरण मिलनी चाहिए, वो यहाँ सनातन की उसी शरण में आए हुए व्यक्ति को उसका अपनी अभिरक्षा देने की जो परंपरा रही है उसी की बात करते हैं कि सनातन की संस्कृति रही है, ये सनातन संस्कृति का अंग रहा है कि शरण में आया हुआ चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे जैसा व्यक्ति हो, हम उसे अपनी अभिरक्षा, अपनी सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसको कैसे देखेंगे? बिल्कुल स्ट्रेट इसका उत्तर देना चाहूँगा जी कि जब हमारी अपनी व्यवस्था सुदृढ़ हो तभी हम दूसरे की मदद कर सकते हैं। भारत का एक बड़ा तबका स्वयं संसाधनों से जूझ रहा है, तो हमें पहले उनको पोषण देने की जरूरत है, उनको संभालने की जरूरत है। रोहिंग्याओं को प्रोटेक्शन देने की बात है तो उनको एक अल्प समय के लिए अगर वो कहीं से भाग करके आते हैं तो भारत ने तो हमेशा से सभी लोगों का स्वागत किया है, सभी को संरक्षण दिया है जी, शरण में आए हुए लोगों को। तो कुछ समय के लिए उनको शरण देना, उनको प्रोटेक्ट करना जायज है, लेकिन लंबे समय तक उनको यहाँ रोकना भी ठीक नहीं जी। यह अभी हाल में देखा जा रहा है कि कश्मीर में राजनीतिक सरगर्मी फिर जोर पकड़ रही है। धारा 370 और 35A की प्रोवोकेशन के बाद से परिसीमन का काम लगभग पूरा हो चुका है। एक जो बाकी देश में चलता रहा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं का अगर निवासी है अस्थायी तौर पे, लेकिन वो लंबे समय से वहाँ रह रहा है तो वहाँ का वोटर हो सकता है। इस पे भी वहाँ के राजनीतिक दल आपत्ति जता रहे हैं। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों की समस्या तो जस की तस बनी हुई है, इस पे आपकी क्या राय है? विशेषकर जो वहाँ कश्मीर में जो पीड़ित तबका है जी और रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं, हर कोई जानता है कि कश्मीरी हिंदुओं पर, कश्मीरी पंडितों पर वहाँ पर अनटोल्ड एट्रोसिटीज कमिट की गई हैं, बहुत उनको यातनाएं दी गई हैं। 90 की वारदात किसी चीज छुपी नहीं है। देश में सरकारें थी, सेना थी, सब कुछ था, लेकिन इन सब के होते हुए भी जिस तरह से उनका पलायन हुआ वो व्यवस्था की विकृति थी। किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, ये उस समय की सरकार दोषी है जी। और आज की सरकार जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसका दावा रहा है कि हम वर्ष 1990 का भूमि रिकॉर्ड देख करके जो हमारे कश्मीरी हिंदूज रहे हैं, कश्मीरी पंडित रहे हैं, उनको फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। यानी 1990 का जो हम लैंड रिकॉर्ड है उसको देखेंगे जी, उसके हिसाब से उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। लेकिन घाटी की स्थिति ऐसी है कि लगातार उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही है और वो ये मांग कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए, और मांग इस कदर है कि हमको यहाँ से रीलोकेट किया जाए, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं जी। तो एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया कराने में बिल्कुल विफल है। कागजी और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फासला जी। बड़ी सारगर्भित चर्चा रही भूषण जी, काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक आखिरी प्रश्न, आपकी पार्टी के मुखिया पंडित जयप्रकाश मिश्र, उनके जीवन वृत्त पे, पार्टी के संस्थापना में, पार्टी की स्थापना में और उसके बाद सारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में उनकी जो भी भूमिका रहती है और उनका निर्देशन जैसा रहता है, उस पर आपकी एक टिप्पणी। हम सभी के संरक्षक और हम सभी के भावक पंडित जयप्रकाश मिश्रा जी, जिनको हमारे पार्टी के लोग लौह भी कहते हैं जी, बहुत ही कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व हैं जी। और पार्टी के गठन से पहले उनकी जो चूंकि एक शिक्षक है, वो विद्यालय संचालक भी हैं जी, तो उनका शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उनकी लगभग 2 दशकों की एक्टिविटी है जी। और उस दौरान पॉलिटिकल फील्ड में भी काफ़ी वो सक्रिय रहे जी। और जैसा कि मैंने बताया है कि पार्टी के गठन को लेकर के जो मेन बात रही वो ये रही कि किस तरह से सभी दल, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, वो एक मत होकर के एक बात तो कहते हैं कि अभी जब इन लोगों का जो ये लोक सेवक हैं, पार्लियामेंट MP MLA हैं, इनका वेतन बढ़ाने की बात आई थी, तो चाहे पक्ष वाले हो चाहे विपक्ष वाले हो, सबने कहा कि एक ध्वनि प्रस्ताव से उन्होंने पारित कर दिया कि हाँ वेतन सबका बढ़ जाए। किसी ने नहीं कहा
कि हमको वैसे भी इतनी सुविधाएं मिलती हैं, हमारे वेतन में वृद्धि करने से क्या होगा, इस पैसे को आप जो है हमारे सेना के जवानों पर खर्च करिए, उनको अच्छी सुविधाएं दीजिए, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। मतलब इनको कितनी भी सुविधाएं मिले इनके लिए कम। तो एक चीज समझ में आती है कि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो कुछ इसी को लेकर के उन्होंने पार्टी का गठन किया, और पार्टी के गठन के बाद जिस तरह से उनकी एक्टिविटी रही है, समाज की समस्याओं को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के, उससे हम लोग खासे प्रभावित रहे। और उनके संपर्क में आने के बाद हम लोग जो है पार्टी से जुड़े और लगातार उनके अभियान में हम लोग सहभागी बने हुए हैं। स्वयं अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, चूंकि पार्टी का गठन से पूर्व जो बैठक हुई थी वो अयोध्या में हुई थी, और अयोध्या में ही पार्टी का सबसे लंबा जो है आरक्षण और SC/ST एक्ट को लेकर के सबसे लंबा जो है धरना प्रदर्शन यहीं पर चला था। तहसील सदर के हेमू कलाड़ी पार्क में पंडित जयप्रकाश मिश्रा जी के नेतृत्व में धरना चला। लगभग 100 दिनों तक लगातार ये धरना प्रदर्शन चला था, और हम सब इसका हिस्सा थे। हमारे लिए गर्व की बात है। यही नहीं, आदरणीय अध्यक्ष जी ने हस्ताक्षर अभियान भी इसके लिए चलाया था। लगभग 6 राज्यों की परिक्रमा उन्होंने की थी। 6 राज्यों में जाकर के 150 से अधिक जिलों में उन्होंने आरक्षण और SC/ST एक्ट के खिलाफ उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। तो इस तरह से उनका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। वो उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे पास क्या संसाधन है, क्या हम लोग कभी कभी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो हम लोगों के लिए मोटिवेशन का उन्होंने काम किया, सदैव प्रेरित करते रहे। कभी कहीं दूर भी जाना हुआ तो उसके लिए सदैव तैयार रहते हैं। मतलब इतने कर्मठ व्यक्ति हैं। और देखिए जो आइडियोलॉजी है पार्टी की, उसको लेकर के वो एक क्षण भी विश्राम नहीं किए हैं, और न सदैव सक्रिय रहे हैं। 2018 से लेकर के आज हम लोग 2022 में बैठे हुए हैं, उनकी सक्रियता किसी से छुपी नहीं। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आशा है कि आप सभी दर्शकों को पार्टी से और उसकी पार्टी की सारी गतिविधियों से जुड़ी जो भी आपके मन में संदेह रहे होंगे, जो भी प्रश्न रहे होंगे, उनका समाधान हुआ होगा। धन्यवाद।